बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्स रेज़ प्रोडक्शन का रिमेनिंग पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि एक्स रेज़ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनका वेव लेंथ वेरी शॉर्ट होता है फ्राम 0.1 एंगस्ट्रैम टू 100 एंगस्ट्रैम। इट मीन्स एक्स रेज़ का वेव लेंथ एंगस्ट्रैम के ऑर्डर का होता है। एक्स रेज़ को रोंजन ने 1895 में डिस्कवर किया था। अब आपको बच्चों ये भी बताया है कि एक्स रेज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशनों से ज़्यादा लेकिन गैमा रे से कम होती है। इनकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज की होती है। अब एक्स रेज़ की प्रोडक्शन के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया है बच्चों कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज़ इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशंस eject electron from the metal surface. Here electrons eject the high energy electromagnetic radiations from the heavy metals. So it means this phenomena is the reverse of photoelectric effect. अब how or when X-rays are produced? Modern unit आपको X-rays का last time दिखाया था। When high energy electrons strike on heavy metal, high energy electromagnetic radiations are emitted which are known as X-rays. Let us observe the operation of X-ray tube. This is an evacuated tube containing filament F, cathode C, target anode A, which is made up of heavy metal. Low voltage is applied to the filament to just heat this cathode, and very high voltage of the order of kilovolt is applied between the cathode and target mean anode to accelerate the emitted electrons. तो बच्चों जब ये फिलामेंट कैथोड को हीट करता है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं जो कि एक्सेलरेट करते हैं टूवर्ड्स द टारगेट एंड एक्वायर एनर्जी विच इज़ of the order of kilo electron volt. Suppose E is the charge on electron and V is the potential difference which is applied between these two electrodes. Then the kinetic energy which is acquired by these electrons is EV. That is the kinetic energy of the electrons striking the heavy metal. तो जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस हैवी मेटल पे जाकर स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से वेरी पेनिट्रेटिंग हाई एनर्जी की वेरी शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं जिनको एक्स रेज़ कहते हैं। अब ये एमिशन ऑफ एक्स रेज़ किस वजह से है ये हम आज पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्स रे स्पेक्ट्रम कि एक्स रे स्पेक्ट्रम क्या है। अब जाहिर है बच्चों इन निकलने वाली रेडिएशंस के जब वेव लेंथ स्टडी करेंगे, इन निकलने वाली रेडिएशंस की जब इंटेंसिटी को स्टडी करेंगे तो फिर हम थ्योरेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्स रे स्पेक्ट्रम। सो एक्स रे स्पेक्ट्रम इज़ एक्चुअली the variation of intensity of X-rays as a function of wavelength at a particular value of applied voltage। कि हमने applied voltage दे दी, सपोज करें हमने 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 35 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट के साथ 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जब स्ट्राइक करेंगे तो इसमें से जो एक्स रेज़ निकलेंगी उन तमाम का वेव लेंथ सेम नहीं होगा, उन तमाम की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होगी। तो आपको बच्चों पहले भी जब स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बताई थी। तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करना या स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, किसी भी
सिस्टम से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी, उनके वेव लेंथ को स्टडी करना अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया, अब हम एक्सरे का स्पेक्ट्रम स्टडी करने जा रहे हैं। सो स्पेक्ट्रम मीन ग्राफ between intensity of X-rays as a function of wavelength at particular value of applied potential difference. So, what is X-ray spectrum? The variation of intensity of X-rays as a function of wavelength at a particular value of potential difference applied between cathode C and target T. Graph of intensity of X-rays with wavelength at particular value of potential difference applied between cathode C and target T, which is actually serving as anode here. अब जैसा कि बच्चों आपको पहले भी बताया है कि फिलामेंट ने कैथोड को हीट कर दिया, कैथोड से थर्मियोनिक एमिशन हुई, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, यहाँ तक तो बात हो गई ठीक। अब अगली बात कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए, एक्स रेज एमिट हुई, जिनकी इंटेंसिटी फंक्शन है वेवलेंथ का, और अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ का एक ग्राफ बना लें तो दैट ग्राफ इज़ नोन एज एक्स-रे स्पेक्ट्रम। हम एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ड्रा करने वाले हैं। हम ये भी कह सकते हैं टिपिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रम इज़ शोन इन द डायग्राम। टिपिकल का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि टारगेट कौन सा हम यूज़ करने जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने वोल्टेज कितनी लगाई है। इसको टिपिकल का मतलब है, इन जनरल बात बोल रहे हैं कि एक हाई पोटेंशियल लगा दिया है, हैवी मेटल का टारगेट है, उसमें से एक्स रेज निकल रही हैं, उनकी इंटेंसिटी और वेव लेंथ का रिलेशन डायाग्राम में हम दिखा रहे हैं। लेकिन हम स्पेक्ट्रम ड्रा करने वाले हैं, अगर यहाँ पर टारगेट मटेरियल मोलिब्डेनम का हो और हम इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट कराएं बाई अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस 35 किलो वोल्ट, तो जब हम 35 किलो वोल्ट जब हम 35 किलो वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक ऑन द मोलिब्डेनम टारगेट विद काइनेटिक एनर्जी 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि बच्चों बता चुके हैं कि हैवी मेटल हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल को बोलते हैं, और एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो टारगेट यूज़ करते हैं वो ना सिर्फ हैवी एटॉमिक नंबर वाला होना चाहिए बल्कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला भी होना चाहिए। तो 3 टारगेट यूज़ किए जाते हैं, मोलिब्डेनम, कैडमियम या टंगस्टन। इनमें से किसी भी एलिमेंट को टारगेट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। द एक्स-रे स्पेक्ट्रम एमिटेड फ्रॉम मोलिब्डेनम टारगेट when electrons strike with 35 kilo electron volt energy on it is shown in the figure। फिर बता रहा हूँ बच्चों कि एक्स-रे स्पेक्ट्रम का मतलब है निकलने वाली एक्स-रेज की इंटेंसिटी और उनके वेवलेंथ का ग्राफ ड्रा करना, और हम जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वो ऐसी एक्स-रेज़ का है जो मोलिब्डेनम टारगेट से निकली जब हमने उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड किया बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस 35 किलो वोल्ट, और उन इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड किया विच हैव काइनेटिक एनर्जीज 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसा कि बच्चों बताया कि जितना पोटेंशियल होता है न्यूमेरिकली उतनी ही इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल 10 किलो वोल्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करेंगे। अगर हम पोटेंशियल 35 किलो वोल्ट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर करेंगे और मेटल को जाकर हिट करेंगे। अब डायाग्राम में बच्चों स्पेक्ट्रम को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखते हैं कि निकलने वाली एक्स रेज़ कितने टाइप की हैं
और निकलने वाली एक्स रेज किस मैकेनिज़्म से निकल रही हैं। लेट अस वॉच द एक्स रे स्पेक्ट्रम which was produced when electrons were accelerated by applying very high potential difference 35 kilovolt, and these electrons acquire energy 35 kilo electron volt striking on the molybdenum target. इन निकलने वाली एक्स रेज की बच्चों इंटेंसिटी और वेव लेंथ डिटरमिन किए गए। इस एक्सिस पे इनकी इंटेंसिटी ली गई है और इस एक्सिस पे एक्स रेज का वेव लेंथ लिया गया। वेव लेंथ इन एंगस्ट्रैम है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंगस्ट्रैम में लिए। बच्चों फिर बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर टारगेट का नाम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखना ज़रूरी नहीं। हम ये भी लिख सकते हैं अ टिपिकल एक्स रे स्पेक्ट्रम इज़ शोन इन द डायग्राम, या ये लिख सकते हैं टिपिकल एक्स रे स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल विद वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम इज शोन हेयर। तो फिर बच्चों आपको ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस एक्सिस पे वेव लेंथ लिख दें, इस एक्सिस पे आप इंटेंसिटी लिख दें। तो वॉच द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज। एक्स रे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। इस पार्ट को, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये वाला, इस पार्ट को कॉन्टीन्यूस एक्स रेज कहते हैं, और ये जो आपको पीक्स नज़र आ रही हैं इनको कैरेक्टरिस्टिक और डिस्क्रीट एक्स रेज कहते हैं। अब ये एक्स रेज किधर से आ रही हैं और ये एक्स रेज कहाँ से आ रही हैं, इसको हम एक्सप्लेनेशन में अंडरस्टैंड। अब ये जो सींग निकला हुआ आपको बच्चों नज़र आ रहा है, ये सींग बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये उससे छोटा क्यों है, इनकी ये लेबलिंग किस तरीके से की गई है, ये जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को स्टडी करेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे। इसी तरह के मज़ीद पीक्स आगे हो सकती हैं, लेकिन उनके नेम फिर के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा नहीं होंगे, वो हम आगे जाकर आपको बताने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इतना समझ लें कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज का मतलब क्या है, इमिट होने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ वेव लेंथ ड्रा कर। सो दिस इज़ द एक्स रे स्पेक्ट्रम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। सो वो दो पार्ट्स क्या हैं? एक्स रे स्पेक्ट्रम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ two parts. Number one, continuous X-rays. Number two, characteristics X-rays. इन characteristic X-rays को discrete X-rays भी कहते हैं. So first of all, we are going to discuss what are continuous X-rays. Yeah, what is meant by continuous X-ray spectrum? Continuous X-rays. First of all, continuous X-rays. X-rays consist of continuous distribution of wavelengths of different intensities having wavelength from a minimum value lambda minimum to infinity are called continuous X-ray spectrum. They are called continuous X-rays. Here is the मिनिमम वैल्यू ऑफ वेव लेंथ, और इससे आगे बच्चों देखें जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इस मिनिमम वेव लेंथ से ऑनवर्ड कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वेव लेंथ की। इस स्पेक्ट्रम के बीच में किसी किस्म की डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मीन इससे ऑनवर्ड हर वेव लेंथ की एक्स रेज इसमें है इस वैल्यू से अबव। और ये जो वैल्यू here is
रिप्रेजेंटेड इट इज़ अबाउट 0.35 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हम मोलिब्डेनम टारगेट को 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉनों को स्ट्राइक करते हैं तो जो निकलने वाली एक्स रेज़ हैं उनमें सबसे जो कम तरीन वेव लेंथ होगा उसकी वैल्यू 0.35 कह लें बच्चों, 4 कह लें एंगस्ट्रॉम के राउंड अबाउट होगी। और इससे अनवर्ड हर वेव लेंथ की एक्स रेज़ मौजूद होगी, लेकिन इंटेंसिटी हर वेव लेंथ की डिफरेंट हो। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं इंटेंसिटी, जैसे जैसे वेव लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है। और ये वेव लेंथ कहाँ तक हैं? टू इन्फिनिटी, यानी उस मिनिमम वैल्यू से ऑनवर्ड आगे हर वेव लेंथ की एक्स रेज़ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लेकिन ये बच्चों ज़हन में रख लें, जब वेव लेंथ एक हाथ से बड़ा हो जाएगा तो फिर इसमें से जो रेडिएशन निकल रही हैं में भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स रे रीजन की हों। इसमें से अल्ट्रा वायलेट एमिशन भी हो सकती है। इसमें से प्रोबेबिलिटी है कि वेरी लॉन्गर वेव लेंथ में जब जाएं तो इंफ्रारेड रेडिएशंस भी लिटिल बिट हो सकती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी नेग्लिजिबल होगी। ज़्यादातर जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी एक्स रे रीजन की होगी। तो इस इन्फिनिटी का मकसद ये नहीं है कि वेव लेंथ अप टू इन्फिनिटी, हम कह रहे हैं इस लैम्डा मिनिमम से ऑनवर्ड जितने आगे वेव लेंथ हैं उनकी रेडिएशंस एमिट होंगी with different intensity. So, X-rays which consist of continuous distribution of wavelength of different intensities having wavelength from a minimum value lambda minimum to infinity are called continuous X-rays. अब ये lambda minimum किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आगे जब इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं वहाँ पर बच्चों आप देखें। अभी सिर्फ मैंने कंटिन्यूस एक्स रेज बताई हैं कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर कहाँ पे हैं। तो ये जो आपको इंटेंसिटी और वेव लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, ये कंटिन्यूस जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस एक्स रेज। अब ये एक्स रेज कहाँ से आती हैं? कंटिन्यूस एक्स रेज आर एमिटेड ड्यू टू सडन स्लोइंग डाउन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ टारगेट के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं स्लो डाउन होते हैं। स्लो डाउन का बच्चों क्या मतलब है? डिसलीरेट करते हैं। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ कर आए हैं हम बच्चों कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल डिसलीरेट करता है, रेडिएट करता है, फोटॉन्स एमिट करता है, रेडिएशंस एमिट करता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जब इस टारगेट के साथ टकराएंगे तो सडनली स्लो डाउन होंगे। उनके स्लो डाउन होने की वजह से एक्स रेज जो एमिट होंगी उनको हम क्या बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूस एक्स रेज हैं। वंस अगेन अंडरस्टैंड, कंटिन्यूस एक्स रेज मीन हम इन एक्स रे की बात कर रहे हैं। ये जो वेव लेंथ एमिट हो रहे हैं हम इनकी बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं हाई एनर्जी के साथ टारगेट के एटमों के साथ, टारगेट मटेरियल के साथ, सडनली स्लो डाउन होते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, तो रेडिएशंस एमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो उन रेडिएशंस को हम कंटिन्यूस एक्स रेज कहते हैं। इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ब्रेमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज ब्रेमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट या ब्रेकिंग रेडिएशन। जो एक्सरेज निकल रही हैं जिनका वेव लेंथ कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग डिफरेंट इंटेंसिटीज़, उनको कॉन्टीन्यूस एक्सरेज कह रहे हैं। या इलेक्ट्रॉनों के सडन स्लो डाउन होने से एमिट हो रही हैं। इस इफेक्ट को ब्रेमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट या ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं। अब ब्रेकिंग मीन जैसे बच्चों गाड़ी जाती चल रही हो और ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी स्लो डाउन होती है। ये तो नहीं होता कि हम ब्रेकें लगाएं और गाड़ी तेज़ हो जाए। ब्रेक्स लगाएंगे, गाड़ी स्लो डाउन होगी। अब अगर ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी बंदा किसी दीवार में जाकर स्ट्राइक कर दे तो फिर भी ब्रेक लग जाती है। वो ब्रेक ड्राइवर ने अप्लाई नहीं की, वो आगे किसी हैवी बॉडी के साथ स्ट्राइक करने की वजह से लगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
इन इलेक्ट्रॉनों ने जब टारगेट के मटेरियल के साथ जाकर हिट करना है तो रेडिएशन एमिट कर। अब अगर बच्चों गौर से देखें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई है, इट मीन्स कि जो टारगेट है ये हर वक्त उन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा। हाफ साइकिल के बाद जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल भी करता है, उससे इलेक्ट्रॉन भी स्लो डाउन होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होंगे टारगेट के एटमों के साथ कोलाइड करके, टारगेट मटेरियल के साथ कोलाइड करके, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो पोलैरिटी रिवर्सल की वजह से स्लो डाउन होंगे, वो भी रेडिएशन एमिट करेंगे। तो जितनी रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज़ हैं, उन तमाम को हम कंटिन्यूस एक्स रेज बोल रहे हैं। इस इफेक्ट को ब्रेमस्टालिंग इफेक्ट कह रहे हैं, ब्रेकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं। तो इट मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशंस क्या हैं? सारी एक्स रेज नहीं हैं, इन एक्स रेज में सिर्फ कंटिन्यूस एक्स रेज जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्लो डाउन होने की वजह से निकल रही हैं, उनको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कह रहे हैं, और इस इफेक्ट को, इन रेडिएशंस को ब्रेमस्टालिंग इफेक्ट भी कह रहे हैं। अब रीज़न भी बता दी है कि ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रेमस्टालिंग इफेक्ट क्यों होता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डिसलीरेट करते हैं, रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यूस एक्स रेज कहते हैं। अब ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि कंटिन्यूस एक्स रेज कितनी एनर्जी की होती हैं। अंडरस्टैंड करें, मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी ईवी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे, दे कैन लूज एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ज़ीरो टू ईवी। अंडरस्टैंड करें कि जब ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेंगे तो इनके पास एनर्जी ईवी है। अब भाई अगर इनके पास एनर्जी ईवी है तो मैक्सिमम ईवी खर्च कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 500 हो और मैं बाज़ार जाऊं तो मैं मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता हूं? भाई 500 ही खर्च कर सकता हूं, या 500 से लेस। 500 हो और मैं 500 लेकर बाज़ार जाऊं, घूम घुमा के मार्केट में सैर सपाटे करके वापस आ जाऊं, 1 रुपया भी खर्च ना करूं, तो मैंने तो 1 रुपया भी लूज़ नहीं किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। 50 खर्च कर रहा हूँ, 100 खर्च कर रहा हूँ, लेकिन हैं 500, तो उसमें से 1000 तो खर्च नहीं कर सकता जब हैं ही मेरे पास 500। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास हों 500 और मैं चीज़ 1000 की ले आऊँ, इसका मतलब है मैंने फिर 500 क्या हैं वो किसी की जेब से निकाले हैं, या मैंने कहीं और से सपोर्ट ली है। भाई इन इलेक्ट्रॉनों को इन द वे कोई और एनर्जी नहीं दे रहा। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहे हैं विच इज़ this applied due to this applied potential difference. So maximum energy acquired by these electron is EV. So it means these electron can maximum lose their energy EV. तो इसका मतलब है कि जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है और अपनी एनर्जी इस रीज़न की वजह से लूज़ नहीं करता कि वो डिसलीरेट हुआ है, तो इसका मतलब है फिर उसके करस्पॉन्ड कोई रेडिएशन एमिट नहीं होगी। और इन एक्सरे में सबसे ज़्यादा एनर्जी की जो कंटिन्यूस एक्सरेज होगी वो फिर बच्चों वही होगी जिसकी एनर्जी ईवी होगी। इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी की इसमें से एक्सरेज, कंटिन्यूस एक्सरेज एमिट होगी, उसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगा। इसका मतलब है कि ये जो हम वेवलेंथ देख रहे हैं, इट इज़ करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे। और वो कब? जब इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल एनर्जी लूज़ करता है, और अगर उस मैक्सिमम से थोड़ी सी कम करता है एनर्जी लूज़, तो फिर जो वेवलेंथ होगा वो इससे ज़रा ग्रेटर होगा, यानी उससे लेस एनर्जी होगी। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन लूज़ एनर्जी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, और अगर ज़ीरो एनर्जी लूज़ करते हैं तो फिर इसका मतलब उन रेडिएशनों का वेवलेंथ इन्फिनिटी होगा। क्योंकि बच्चों एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, एनर्जी इक्वल टू है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, और एनर्जी से लैम्डा निकालें तो hc/a। अब इसका मतलब है कि अगर एनर्जी मैक्सिमम एमिट हो रही है तो लैम्डा मिनिमम है, और अगर एनर्जी लूज़ नहीं हो रही तो फिर लैम्डा मीन इन्फिनिटी है। अगर ई ज़ीरो पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसीलिए हमने बोला है कि कंटिन्यूस एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज़ हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी, जिसको आप लैम्डा मिनिमम टू अ सर्टन मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम भी कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली
वी आर सेइंग टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मीन जिस वक्त वेव लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बिल्कुल लेस रिड्यूस करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि वेव लेंथ इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहे हैं। नो, द इलेक्ट्रॉन्स कैन लूज एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम 0 to maximum value EV when they strike with the target. Electrons can lose any amount of energy from 0 to maximum which is EV when they strike with the target. कि जब टारगेट के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी EV क्या है वो लूज़ कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब बच्चों ये भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन आए और मटेरियल में से न्यूक्लियस की इंटरेक्शन की वजह से डिसलीरेट हो जाए, फिज़िकली किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कांटेक्ट ना करें। जैसा कि अंडरस्टैंड करें ब्रेम स्टॉलिंग इफेक्ट को ज़रा यहाँ से सपोज करें बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो आ रहा है, टारगेट के अंदर यूँ ही दाखिल हुआ तो टारगेट के अंदर जो एटम का पोटेंशियल है, न्यूक्लियस का जो अफेक्ट है उसकी वजह से डिसलीरेट हो गया। है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ पर एनर्जी उसकी कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो कंटिन्यूसली एनर्जी वो लूज़ अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस वजह से इसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। इस अफेक्ट को बच्चों हमने कहा है कि ये ब्रेम स्टॉलिंग अफेक्ट या ब्रेम स्टॉलिंग रेडिएशन कह लें बच्चे, या ब्रेम स्टॉलिंग अफेक्ट कह लें। अब ये जितनी एक्स रेज हैं, ये तो मैंने बच्चों एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इसी तरह का फीचर इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का बीम आ रहा है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और टारगेट पे टकरा रहे हैं। ब्रेम स्टॉलिंग अफेक्ट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली शो कर रहे हैं, कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है किसी वेवलेंथ की, कोई किसी की, लेकिन ये मैंने बता दिया है कि जितनी भी रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी एनर्जी ज़ीरो से लेकर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो उसके इन बिटवीन होगी। द इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम 0 to मैक्सिमम वैल्यू व्हेन दे स्ट्राइक द टारगेट टी, या सिंपल कह दें व्हेन दे स्ट्राइक द टारगेट। द एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स अपीयर्स एस अ फोटॉन ऑफ एनर्जी। मैंने बच्चों आपको बताया कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो फोटॉन की फॉर्म में अपीयर होगी, यानी वो एनर्जी HF के बराबर होगी। अब ये HF मैक्सिमम कितना होगा, ये बच्चों आपको बताया है कि जितनी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैथमेटिकली यू कैन राइट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा उसके करस्पॉन्ड जो कंटिन्यूस एक्स रे निकलेगी, जो फोटॉन एमिट होगा, उसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। अब इसका मतलब है HF मैक्सिमम किसके बराबर होगा, जितनी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों मैथमेटिकली वी कैन राइट हियर एन एक्सप्रेशन टू अंडरस्टैंड द मैटर। HF मैक्सिमम दैट इज EV, HC over lambda minimum that is EV. It means lambda minimum that is HC over EV. Look here the very important result. This result gives us the continuous X-ray of greatest energy, minimum wavelength. अब देखें कि minimum wavelength जो इन continuous X-rays के अंदर मौजूद है उसकी वैल्यू कितनी है, HC over EV। अब H बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब है कि लैम्डा मिनिमम डिपेंड करता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट टी। इसका मतलब है कि जितना हम पोटेंशियल ज़्यादा लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करेंगे, इट मीन जो कंटिन्यूस एक्स रेज एमिट होंगी उनका जो मिनिमम वेव लेंथ है वो मज़ीद शार्टेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रम यहाँ की बजाय इधर पीछे से भी शुरू हो सकता है। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू मज़ीद लेस हो सकती है बाई इंक्रीजिंग दिस पोटेंशियल। ये लैम्डा मिनिमम इधर आगे से यहाँ से भी कहीं से शुरू हो सकता है,
बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। तो इसका मतलब अगर हम ये पोटेंशियल बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे और फिर स्ट्राइक करेंगे तो डिसलीरेट होने के बाद एनर्जी लूज़ भी ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब है निकलने वाली रेडिएशनों की भी एनर्जी फिर ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है। लेकिन साथ ये भी आपको बता दें कि कंटिन्यूस एक्स रेज कैन नॉट एग्जिस्ट बिलो दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। इस लैम्डा मिनिमम से नीचे किसी भी वेवलेंथ की एक्स रेज इन एक्स रेज में मौजूद नहीं है। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी की एक्स रे है उसका वेवलेंथ ये है, और ये वो एक्स रे है जो कंटिन्यूस है। और ये कब इजेक्ट होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन जाकर इस टारगेट से स्ट्राइक करता है एंड कंप्लीटली लॉस इट्स एनर्जी। तो जब सारी एनर्जी लास्ट कर देगा तो निकलने वाली एक्स रे का वेवलेंथ ये होगा, निकलने वाली वेव एक्स रे की एनर्जी ये वाली होगी। इट मीन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस एक्स रे can be obtained from this equation, or minimum wavelength of continuous X-ray can be obtained from this equation. अब बच्चों इस इक्वेशन को हम एंटी टेस्ट के लिए ज़रा कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। H की वैल्यू लगाएं, C की वैल्यू लगाएं, E की वैल्यू लगाएं। H की वैल्यू हमें पता है बच्चों 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। C स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू पुट करें, हमारे पास ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर उस कांस्टेंट को मैं एंगस्ट्रम स्केल पे लिखूँ तो इट इज़ अबाउट 12,400 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई V लैम्डा मिनिमम। इसका मतलब है कि हम अगर लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें जस्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू यहाँ पर लगाएं, आपके पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। बस समझेंगे? सो वी कैन से लैम्डा मिनिमम डज नॉट डिपेंड ऑन द टारगेट material. It depends on the kinetic energy of striking electrons, mean potential difference between cathode and target. Lambda minimum does not depend on the target material. Let us watch interesting result again. अगर हम मोलिब्डेनम टारगेट को रिप्लेस कर दें कैडमियम से या टंगस्टन से और इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से करें जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मोलिब्डेनम टारगेट को हमने बम्बार्ड किया था, फिर भी लैम्डा मिनिमम की वैल्यू यही आएगी। लेकिन अगर हम टारगेट बेशक चेंज ना करें, टारगेट का मटेरियल वही रहने दें, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू तब इस वैल्यू से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा मिनिमम इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा मिनिमम फर्दर डिक्रीज़ करेगा। लेकिन टारगेट का मटेरियल बदलने से लैम्डा मिनिमम मीन कंटिन्यूस एक्स रेज की मैक्सिमम एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन what happened to the remaining part of the spectrum which we have not yet discussed? We will discuss in the next segment. What will be the effect on the other types of X-rays if we replace the target material, or we increase or decrease the accelerating potential, or we change the filament current? बच्चों यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम ये फिलामेंट करंट चेंज करते हैं, फिलामेंट करंट बढ़ाते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट को स्ट्राइक करेंगे। इट मीन्स लॉस होने वाली एनर्जी ज़्यादा होंगी, निकलने वाली एक्स रेज जिनको हमने कंटिन्यूस एक्स रेज कहा है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स स्पेक्ट्रम फिर भी स्टार्ट यहाँ से ही लेगा अगर हम इस वोल्टेज को चेंज नहीं करते, फिलामेंट करंट को चेंज करते हैं। तो फिलामेंट करंट को दो चीज़ें चेंज नहीं कर रहे, टारगेट मैं नहीं चेंज कर रहा, इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहा, फिलामेंट करंट बढ़ा रहा हूँ, तो फिर भी स्पेक्ट्रम बच्चों यहाँ से ही क्या है वो स्टार्ट करेगा, यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर आएगा, ये पीक फिर इधर ही आएगी। सिमिलरली
ये पीक भी इधर ही आएगी, ये पीक इधर आएगी, मे बी मोर इंटेंसिटी बच्चों उसकी ज़्यादा हो सकती है एंड सो। मैंने 2 कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम दिखा दिए। रेड वाला लेस फिलामेंट करंट पे है, ब्लू डॉटेड लाइन के साथ मोर फिलामेंट करंट पे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इंटेंसिटी हर वेवलेंथ की ज़्यादा होगी, लेकिन मैंने आपको बताया है बच्चों लैम्डा मिनिमम नहीं चेंज होगा जब तक आप ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज नहीं करेंगे। इन पीस की पोजीशन अल्टर नहीं होगी जब तक आप टारगेट मटेरियल चेंज नहीं करेंगे। फिलामेंट करंट बदलने से वेवलेंथ वही एमिट होते हैं जो पहले एमिट हो रहे थे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। सो इट मीन्स लैम्डा मिनिमम डज नॉट डिपेंड ऑन द टारगेट मटेरियल, it depends on kinetic energy of striking electron, potential difference between the cathode and target.